Assalamu alaikum. Student, today we are going to start a new topic regarding organizational behavior, power and politics. Now, first of all, we should define what is power and what is politics. Power and politics are two faces of a single coin. They move parallelly together. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को गोइंग ऑन रखने के लिए, वहाँ की मैनेजमेंट को जो यूटिलाइज करनी होती है वो होती है उनकी वो पावर, जिसकी बुनियाद पे वो डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लाइन अथॉरिटी क्रिएट करते हैं, जिसकी बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। और दूसरी चीज़ होती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर एक लीडर और एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट के दरमियान मैक्सिमम लेवल पर डोमिनेशन क्रिएट करते हैं, जिससे उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प फराम होती है। नाउ व्हाट इज पावर? अगर हम पावर की बात करें तो पावर refer to the position of authority and influence over other। यहाँ पावर से मुराद वो पोजीशन है जो कि आपको अथॉरिटी अथॉरिटी और पावर जो है, वैसे तो दो अलग अलग वर्ड्स भी हैं और इनके अलग अलग मीनिंग्स भी हैं। क्योंकि सिंपली अगर हम अथॉरिटी को डिफाइन करें तो अथॉरिटी मीन्स एबिलिटी टू टेक डिसीजन, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी को अथॉरिटी दी जाती है, जिस मकसद ऑर्गेनाइजेशन ने उस इंडिविजुअल को, उस मैनेजर को ये इख्तियार दिया है कि वो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिसीजन मेकिंग कर सके। लेकिन पावर हर मैनेजर या हर इंडिविजुअल को नहीं दी जाती, क्योंकि पावर का मकसद ये होता है कि वो इंडिविजुअल या वो मैनेजर जो अथॉरिटी के साथ साथ पावर भी रखता है, तो यहाँ उसकी कैपेसिटी ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दो मैनेजर हैं, एक मैनेजर वो है जिसके पास सिर्फ अथॉरिटी है और एक मैनेजर वो है जिसके पास अथॉरिटी प्लस पावर। तो जिसके पास अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग कर सकता है, लेकिन वो अपने सबऑर्डिनेट को हायर या फायर या प्रमोट नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरा मैनेजर जिसके पास अथॉरिटी और पावर दोनों मौजूद हैं, अब वो अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन भी दे सकता है, अपने सबऑर्डिनेट को हायर भी कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट को फायर भी कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट को प्रमोट भी कर सकता है। इसलिए हमने कहा पावर रेफर टू पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर अदर। Keys to have a power: dependence, importance, scarcity, and non-substitutability. Why is power required? एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर की रिक्वायरमेंट या एक नीड्स क्यों होती है? इसके अंदर सबसे अहम चीज़ होती है प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलर पावर नहीं रखता, तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन में कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक सबसे अहम चैलेंज होता है कि किस तरीके से
एक सेंट्रल डायरेक्शन को फॉलो किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन उस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करते हुए अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो जब हम पावर को यूटिलाइज करते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ पावर हम ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को फॉलो करवाने में कामयाब हो जाते हैं। सेकंड, गेट फास्ट एक्सेस टू डिसीजन मेकर्स। पावर का जो दूसरा बड़ा फायदा होता है ये होता है कि हम जो है बहुत ही फास्टली एक्सेस करते हैं टू डिसीजन मेकर, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग की जाती है। उससे ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी या डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में इन टाइम डिसीजन मेकिंग की जाती है, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड जो हम रीज़न है पावर को यूटिलाइज करने का वो है मेंटेन रेगुलर फ्रीक्वेंट कांटेक्ट विद डिसीजन मेकर्स। ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस करने वाला ग्रुप अलग होता है और ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग करने वाला ग्रुप अलग होता है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में जो फिजिकली और प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट होती है वो नॉन मैनेजरियल वर्कर्स, सबऑर्डिनेट्स, फॉलोवर्स करते हैं, जबकि डिसीजन मेकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सुपीरियर, मैनेजर्स या लीडर्स पर। ऐसे में एक बहुत बड़ा जो खतरा मौजूद होता है वो होता है कम्युनिकेशन गैप का, कोऑर्डिनेशन की वीकनेस का, जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ क्राइसिस या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर यूजेस ऑफ पावर होता है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है मेंटेन करने की पोजीशन में हम आ जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, फ्रीक्वेंटली बेसिस पे कांटेक्ट विद डिसीजन मेकर, ताकि सही डायरेक्शन में डिसीजन मेकिंग की जा सके। एक और जो फ़ायदा होता है पावर को यूटिलाइज करने का, असिस्टिंग इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। जब कोई सुपीरियर मैनेजर या लीडर प्रॉपर वे में पावर को यूटिलाइज करता है तो उसके सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो इस पोजीशन में होता है कि वो असेस कर सके, किस चीज़ को असेस कर सके, मैनेजमेंट के उस प्रोसेस को जिसकी बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस की तरफ रन कर रही है। तो यहाँ पर पावर की बुनियाद पे जो है प्रैक्टिकल और रियलिटी में असिस्ट करना पॉसिबल हो जाता है, और इससे जो है कंसिस्टेंसी क्रिएट होती है। नेक्स्ट जो एक रीज़न है पावर को यूटिलाइज करने का वो है स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइजेशन। जब हम पावर का यूटिलाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिवली डेवलप होता है, और इस डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्री डिटरमाइंड गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की पोजीशन में आती है। नेक्स्ट जो रीज़न है पावर को यूटिलाइज करने का वो है असिस्ट टू एम्प्लॉय इन परफॉर्मिंग बेटर। जब हम प्रॉपर यूज़ ऑफ पावर करते हैं तो हम इस पोजीशन में होते हैं कि अपने एम्प्लॉय को असिस्ट कर सकें, उनको काउंसलिंग कर सकें, उनको एडवाइस दे सकें कि वो किस तरीके से डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस में ग्रोथ हासिल करें, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करें, अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करें। तो इस तरह जो है एम्प्लॉयज़ को असेस करना, उनको काउंसलिंग करना, उनकी परफॉर्मेंस में इजाफा करना, ये पावर की बुनियाद पे आसान हो जाता है। एक और रीज़न जो पावर का है वो है आर्टिकुलेट द गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है उनकी गोल्स। और गोल्स की अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो गोल्स जो है वो चैलेंजिंग होती हैं, गोल जो है वो पॉसिबल होती हैं, पॉसिबल टू अचीव होती हैं, गोल जो है मेजरेबल होती है। तो गोल जो है लॉन्ग टर्म होती हैं। तो इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस कंसिस्टेंसी की
जिस सिंसियरिटी की ज़रूरत होती है, उसको क्रिएट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर वे में पावर को यूज़ करने की, ताकि हम अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव कर सकें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पावर्स की। टाइप्स ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले है कर्सिव पावर, उसके बाद सेकंड है लेजिटिमेट पावर, फिर है रिवॉर्ड पावर, फिर है रेफरेंट पावर, और नेक्स्ट है एक्सपर्ट पावर। तो ये वो वैरायटी ऑफ पावर्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होती हैं। अब हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्सिव पावर की। Cursive power is the ability of manager to face an employee to follow an order by threatening the employee with punishment if the employee does not comply with the order. कर्सिव पावर वो पावर होती है जिसमें एक मैनेजर, एक सुपीरियर, ये अपनी अथॉरिटी अख्तियार रखता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को पनिश कर सके, और इस पनिशमेंट के फेयर की बुनियाद पर वो एक ऐसी पावर क्रिएट करता है जिसकी बुनियाद पर तमाम उसके मातहत काम करने वाले, चाहे वो सबऑर्डिनेट हों या फॉलोअर्स हों, वो उन पे मैक्सिमम लेवल पर डोमिनेट करता है, मैक्सिमम लेवल पे इन्फ्लुएंस रखता है। और यही वजह है कि इसकी बुनियाद पर एक आइडियल इन्वायरमेंट, एक बेहतर प्रोडक्टिविटी, बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कर्सिव पावर अगर हम देखें तो इसकी एग्जाम्पल है थ्रेट ऑफ राइट अप। इसके अंदर जो है सुपीरियर अपने मातहत को कंटिन्यूसली बेसिस पर अपनी पावर को इन्हेंस करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ नौइयत की थ्रेड्स क्रिएट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली थ्रेड्स होती है राइट अप, राइट यूपीएस, डिमोशंस, पे कट, ले ऑफ, टर्मिनेशन इफ एम्प्लॉय डोंट फॉलो ऑर्डर। तो ये वो मैक्सिमम ऑप्शन है जिनको एक सुपीरियर यूज कर सकता है कि दिए हुए बेनिफिट को वापस ले लेना, सैलरी के इंक्रीमेंट को कट डाउन कर देना, टेम्परेरी बेसिस पर छुट्टियां विदाउट पे दे देना, या कंटिन्यूसली परमानेंट बेसिस पे टर्मिनेट कर देना है। तो ये वो मुख्तलिफ थ्रेड्स हैं जिनको यूटिलाइज करके एक मैनेजर जो है कर्सिव पावर क्रिएट करता है, और इस कर्सिव पावर को यूज़ करते हुए वो अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करता है। सेकंड जो हमारे पास पावर है वो है लेजिटिमेट पावर। Legitimate power is power you derive from your formal position of or office held in the organization hierarchy of authority. लेजिटिमेट पावर वो पावर होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कहें तो जो स्टार्ट होती है टॉप मैनेजमेंट से, फिर आती है मिडिल मैनेजमेंट, फिर आती है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद नॉन मैनेजरियल स्टाफ। तो यहाँ पर जो इस हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में मुख्तलिफ पोजीशन पे मुख्तलिफ इंडिविजुअल को फिक्स किया जाता है, और उन्हें उन अकॉर्डिंग टू पोजीशन जो इख्तियारात दिए जाते हैं, उन इख्तियारात की बुनियाद पे जो उनके पास क्रिएट होती है वो कहलाती है लेजिटिमेट पावर। ये वो पावर होती है जो कि उनकी पोजीशन से रिलेट करती है कि जब तक वो सीट पर उस पोजीशन पे होते हैं वो उस पावर को रखते हैं, और जैसे ही वो सीट से हट अलहदा होते हैं तो वो पावर भी उनकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी पावर को हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर। एग्जाम्पल ऑफ लेजिटिमेट पावर की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ लेजिटिमेट पावर, द प्रेसिडेंट ऑफ corporation has certain power because of the office he hold in the corporation.
किसी भी कॉरपोरेशन के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो सब मैक्सिमम लेवल पर पावर और इन्फ्लुएंस रखता है। क्यों? क्योंकि वो होल्ड करता है उस पोजीशन को जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैक्सिमम लेवल पे अथॉरिटी रखती है। ये पावर उसकी प्रेसिडेंट की कब तक रहेगी? जब तक वो उस प्रेसिडेंट लेवल पर मौजूद है, और जैसे ही वो उससे अलग होगा तो ये पावर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पावर आती है वो है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर इज simply the power of a manager to give some type of reward to an employee as a means to influence the employee to act. Reward can be tangible. रिवॉर्ड पावर वो एक पावर होती है जो किसी मैनेजर या सुपीरियर के पास मौजूद होती है कि अपने किसी भी मातहत सबॉर्डिनेट या फॉलोवर्स को वो कैपेसिटी रखता है कि मुख्तलिफ नौइयत के बेनिफिट फराम कर सके। ये वो बेनिफिट होते हैं जिनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट। इनको इंसेंटिव भी कहते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो इस तरह एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट और अपने मातहत काम करने वालों को अट्रैक्ट करता है उस फ्यूचर में आने वाले बेनिफिट की जानिब, ताकि वो अपने बेनिफिट की अचीवमेंट के लिए मैक्सिमम लेवल पर कॉम्पिटेंसीज को यूटिलाइज करके प्रोडक्टिविटी में इजाफा करें, रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस करें और ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में वो तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आमतौर पे जो रिवार्ड पावर होती है ये दो तरह की होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। अब अगर हम टेंजिबल की बात करें तो टेंजिबल रिवार्ड पावर फिजिकली थिंग लाइक मॉनेटरी अवार्ड, वेजेस और सैलरी इंक्रीज, बोनस, कलेक्टिव सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, गिफ्ट। तो ये जितनी एग्जाम्पल है, चाहे वो मॉनेटरी रिवॉर्ड हो या वेजेस है, सैलरी है, इंक्रीमेंट है, बोनस है या डिफरेंट सर्टिफिकेट है या मॉडल्स हैं या गिफ्ट्स हैं, ये वो तमाम बेनिफिट हैं जिनको हम कहते हैं टेंजिबल बेनिफिट या टेंजिबल अवार्ड्स। ये अवार्ड्स किसी भी एम्प्लॉय की मोटिवेशन में हम रोल प्ले करते हैं और इनके अचीवमेंट के लिए एम्प्लॉय अपनी मैक्सिमम लेवल पे पोटेंशियल को यूज़ करते हैं, कॉम्पिटेंसी को यूज़ करते हैं ताकि वो इनकी अचीवमेंट को पॉसिबल बना सके। नेक्स्ट हमारे पास जो रिवार्ड आते हैं वो आते हैं इंटेंजिबल रिवार्ड। इंटेंजिबल रिवार्ड आर नॉट फिजिकल थिंग बट कैन बी more effective, like praise, positive feedback, recognition, more responsibility, including a rise in status, well time, thank you। इंटेंजिबल रिवार्ड भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा पावर रखते हैं। ये रिवार्ड वो होते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को कोई लॉन्ग फिजिकली बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा था, बल्कि मोरली और मेंटली और उसके कॉन्फिडेंस लेवल के जो है सपोर्ट मिल रही होती है। इसकी एग्जांपल है कि एक मैनेजर का अपने सबॉर्डिनेट की तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, उसके किए हुए अच्छे काम को हाईलाइट करना, पॉजिटिव फीडबैक है, रिकग्निशन है। ऑर्गेनाइजेशन अपने एंड ऑफ द ईयर जो है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर में मुख्तलिफ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल वेबसाइट्स और मुख्तलिफ डिस्प्ले पे जिनकी पिक्स और नेम को जो है हाईलाइट किया जाता है। तो ये एक तरीके की वो रिकग्निशन होती है जिससे एक एम्प्लॉय की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है। इसी तरह किसी भी एम्प्लॉय की कैपेसिटी से ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा कर देना। तो ये वो तमाम टेक्निक है जो कि एक मैनेजर यूज़ करता है इनटेंजिबल रिवार्ड के तौर पर, ताकि अपने एम्प्लॉय को मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाई किया जा सके।
ये हमारी कहलाती है रिवॉर्ड पावर। नेक्स्ट जो हमारे पास पावर है वो है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर इज द पावर ऑफ इंडिविजुअल ओवर द टीम or follower based on a high level of identification with admiration of or respect of the power holder leader। रेफरेंट पावर वो पावर है बुनियादी तौर पे जो किसी इंडिविजुअल को किसी टीम या किसी फॉलोअर्स ग्रुप के दरमियान में जो है यूनिक बना देती है, हाईलाइट कर देती है और उसको मुख्तलिफ लोगों की सिमिलरिटी से वो अलग होकर नुमाया पोजीशन इख्तियार कर लेता है। लोग उसकी एडमायरेशन शुरू कर देते हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट शुरू कर देते हैं। इस तरह वो पावर होल्डर या एक लीडर बन जाता है। इसकी एग्जांपल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोजीशन पे काम करने वाले तमाम वर्कर्स, ग्रुप ऑफ वर्कर्स, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं इन सब की स्किल्स, एबिलिटी, ओवरऑल कॉम्पिटेंसी इक्वल नहीं होती। तो कोई एक दो या इससे ज़्यादा इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो सेम पोजीशन में रहते हुए अपनी काबिलियत, अपनी कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पर इस बात को एक्सेप्ट करवा लेते हैं कि तमाम अदर ग्रुप ऑफ पीपल इस बात को एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि वो उनसे ज़्यादा वेलवर्स हैं, वो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो उनसे ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और इस तरह ऑटोमेटिकली लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये जो पावर क्रिएट होती है इस पावर को हम कहते हैं रेफरेंट पावर। एग्जाम्पल अगर बात करें रेफरेंट पावर की तो वो है नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, सेलिब्रिटीज, मास लीडर, वाइडली रिस्पेक्टेड पीपल। तो ये वो कंडीशन है जो कि हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रेफरेंट पावर के तौर पर कि मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज़ जो एफिलिएशन क्रिएट करती हैं, जो इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करती हैं, ये वो पावर वो यूज़ कर रहे होते हैं जिसको वो रेफर हम फॉर्मल वे में रेफरेंट पावर कहते हैं। इसी तरह नेशनलिज्म के ज़रिए जो लोगों का इन्फ्लुएंस हो बढ़ता है, ये भी हमारी रेफरेंट पावर की एग्जांपल है। इसी तरह वो तमाम लोग जो बगैर किसी अथॉरिटी को रखते हुए मैक्सिमम लेवल पर रिस्पेक्ट हासिल कर लेते हैं, ये हमारी जो है रिवार्ड पावर कहलाती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर इज अ पावर बेस्ड अपॉन एम्प्लॉय perception that a manager or some other member of an organization has a high level of knowledge or a specialized set of skill that other employee or member of the organization don't possess। एक्सपर्ट पावर हम उस पावर को कहते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ एम्प्लॉय या वर्कर के दरमियान में से वो लोग जो कंपैरेटिवली अदर लोग, अदर पीपल से बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, अदर पीपल के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्किल्स रखते हैं और जो अपनी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन की मैक्सिमम लेवल पर होते हैं। तो ऐसे में वो जो पावर रखते हैं वो पावर कहलाती है एक्सपर्ट पावर। इसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल नज़र आती है वो ये कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में एक वो मैनेजर जो न्यूली अपना कैरियर स्टार्ट करता है, एज ए प्रोफेशनल कैरियर के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, लेकिन वो अपने सबॉर्डिनेट में जो सीनियर सबॉर्डिनेट हैं उनसे डिसीजन मेकिंग में लाजमी तौर पे ओपिनियन और एडवाइस लेता है। अब इस पोजीशन में जब वो किसी अपने सबॉर्डिनेट से एडवाइस ले रहा है तो वो जो सबॉर्डिनेट है वो कौन सी पावर रखता है, वो इन्फ्लुएंस रखता है मैनेजर की डिसीजन मेकिंग पे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट पावर।
तो ये एक्सपर्ट पावर जो होती है वो हमारी ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम नॉलेज, ऑन द मैक्सिमम लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे हासिल होती है। इसकी अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपर्ट पावर, तो ये हमें मुख्तलिफ प्रोफेशन, चाहे वो एजुकेशन हो या मेडिकल साइंस हो, इसके अंदर वो लोग जो अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा नॉलेज और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पेशलाइजेशन रखते हैं, वो अपने सुपीरियर की डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ पावर। यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ पावर, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पावर को यूटिलाइज करने से हमें कौन से पॉजिटिव इफेक्ट हासिल होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल। थर्ड है इंस्पायर कमिटमेंट। फोर्थ है क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में पावर को यूटिलाइज करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा होता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर। तो इस तरह हम मैक्सिमम लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्हेंस करने में कामयाब हो जाते हैं। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ पावर हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल को और किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल गोल को पॉसिबल करते हैं फॉर अचीवमेंट, और इस तरह जो है कलेक्टिव और इंडिविजुअल गोल को अचीव किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में पावर की बुनियाद पर हम अपने एम्प्लॉय की कमिटमेंट लेवल में इजाफा करते हैं, और इस तरह वो मोर कमिटेड हो जाते हैं, और वो अपनी क्लेम किए हुए काम को मैक्सिमम लेवल पर पॉसिबल करते हैं अचीवमेंट के लिए। क्रिएटिविटी में इजाफा होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी ऑफ अचीवमेंट में इजाफा होता है, और इस तरह उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज और मैनेजर की क्रिएटिविटी बढ़ती है, और इस तरह हम रिडक्शन कर पाते हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल को। वो तमाम ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनफेवरेबल होते हैं, हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ पावर मिनिमाइज करके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में इजाफा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पावर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पावर। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पावर में सबसे पहली जो नेगेटिव सबसे ज़्यादा देखने में आता है वो होता है बुली बॉसेस। वो तमाम सुपीरियर जो अपनी पावर को नेगेटिवली यूज़ करते हैं, अननेसेसरी अपने एम्प्लॉयज़ को डराने की कोशिश करते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वहाँ के एम्प्लॉय अपनी कॉम्पिटेंसी को ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में यूज़ नहीं कर पाते। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन उनकी उन अवेलेबल कॉम्पिटेंसी से महरूम हो जाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकती थी। नेक्स्ट जो नेगेटिव इफेक्ट है और पावर का वो है मैनिपुलेटर्स। यानी जब आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ के एम्प्लॉय जो है उनकी डिग्निटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, उनकी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, और वो अपनी उस पावर की प्रेशर में आकर मैनिपुलेशन शुरू कर देते हैं। वो मुख्तलिफ फॉल्स आंसर देते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, ताकि टेम्परेरी बेसिस पे वो अपनी रिस्पेक्ट को सिक्योर कर सकें। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में गलत बयानी की इन्वायरमेंट क्रिएट होती चली जाती है, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन के लॉसेस में इजाफा होना शुरू हो जाता है। एक और नेगेटिव इफेक्ट जो पावर का होता है वो होता है
जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिस्ट्री की तरफ अगर हमें जाएं तो हमें एक्सपेरिमेंट मुख्तलिफ एविडेंस मिलते हैं। वो होती है कि वो तमाम मैनेजर, वो तमाम सुपीरियर जो बहुत ज़्यादा अपने सबॉर्डिनेट पर इन्फ्लुएंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर अथॉरिटी रखते हैं, वो अक्सर देखने में ये आता है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व नज़र आते हैं। यानी वो अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अपने सबॉर्डिनेट को, अपने फॉलोवर्स को हरास करते हैं, और इस तरह जो है ये एक इंतहाई डीमोरलाइज करती है मुख्तलिफ नौइयत पे अपने एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पर हमारा ये पावर का जो है वो सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट उसके अंदर जो है हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।